मुझे CTAV था, कंजेनिटल टैपिस इक्विनोवायरस सिंड्रोम था। एक तरीके का एक बीमारी थी जिसमें कि कई बार बच्चों का एक पैर टेढ़ा होता है, कई बार दोनों पैर टेढ़े होते हैं, जन्मजात विकलांग होते हैं वो लोग, या आगे चल कर के विकलांग हो जाते हैं अगर समय पे इलाज नहीं होता है। नी रिप्लेसमेंट मेरी समझ से मैं कहूँगा ये बड़ा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक या बड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये बड़ा भ्रांति वाली बात है। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर दर्द हो रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से हो रहा है लेकिन परेशानी नहीं जा रही। जब हम लोग उनको देखते हैं तो सर्वाइकल में दिक्कत मिलती है जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। बहुत एडवांस पूरे उत्तर भारत की पहली मशीन लगा रखी है, रोबोटिक AI बेस्ड स्पाइनल डिकम्प्रेशन सिस्टम। और ये कोई बताने की बात नहीं होती है, जब लोग पढ़ के करके आते हैं ये सफ़ेद कोट का नशा ये ऐसा है या ये फील्ड ही ऐसा है। अगर एक्चुअल ईमानदारी से आप यहाँ पर हैं तो ये ही आपको तपा करके कुंदन बना है। सर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं जानते हैं, उन्हें आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, स्पाइन एवं गठिया रोग विशेषज्ञ। हनुमंत स्पाइन आर्थो क्लिनिक ITI रोड में हमारा संस्थान है। लगभग 13 सालों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो लोग भी शहर के या आसपास के जनपदों के जोड़ों से के दर्द से, कमर की किसी परेशानी से, रीढ़ की हड्डी की किसी परेशानी से या नसों से संबंधित किसी परेशानी से प्रभावित रहे हैं, उनको हम अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं और एक दर्द मुक्त जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जब आप अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो ये ऑर्थोपेडिक्स ही क्यों चुना? दूसरे भी ऑप्शंस थे आपके पास? इसके पीछे दो मोटिव्स रहते हैं। एक बार कई बार हम लोगों का रैंक जा रहा है, कहाँ सिलेक्शन हो रहा है, एक बात। दूसरा बात, अगर मेरा मोटिव पूछें तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब मैं बचपन में पैदा हुआ था तो मुझे CTAV था, कंजेनिटल टैपिस इक्विनोवायरस सिंड्रोम था। एक तरीके का एक बीमारी थी जिसमें कि कई बार बच्चों का एक पैर टेढ़ा होता है, कई बार दोनों पैर टेढ़े होते हैं, जन्मजात विकलांग होते हैं वो लोग, या आगे चल कर के विकलांग हो जाते हैं अगर समय पे इलाज नहीं होता है। तो मैं उस बीमारी से ग्रसित था और मेरी मदर ने मुझे 24 घंटे तक मेरी तरफ देखा भी नहीं था क्योंकि मेरा पैर टेढ़ा था बायां। फिर खैर वो इतनी जागरूक थी उस ज़माने में भी कि 80s में, कि वो लेकर के तुरंत 8वें दिन ही कानपुर गई और लगभग मेरे 7-8 प्लास्टर्स हुए हैं बाएं पैर पे। तो मेरा पैर अभी सीधा है और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तरीके हूँ, चल फिर रहा हूँ। तो ये एक मोटिव रहा होगा कि हाँ, इधर झुकाव रहा होगा कि मैं भी लोगों को बेहतर कर सकूँ। और इसके बाबत अपने ने एक फेलोशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था कि जो विकलांग बच्चे होते थे उनके लिए भी काफ़ी हद तक काम किया। बस अभी भी जो लोग आ जाते हैं उनका इलाज होता है, लेकिन कई बार विकलांगता के बारे में जानकारी ना होने की वजह से, सही जानकारी ना होने की वजह से, या हमारी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं पेरेंट्स की कि बच्चा आज दिखाया है तो कल चलने लग जाए। तो फिर वो धीरे धीरे कहीं वो पार्ट रहता गया, लेकिन अभी भी उस दिशा में भी काम हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ये एक इसके पीछे एक मॉरल स्टोरी कहें या इसके पीछे एक प्रभावित करने वाली स्टोरी। तो एक रिसर्च के हिसाब से सर, लगभग भारत में 65% से कम आयु में महिलाओं में खासकर 40 से 45% वुमेन ये एस्थराइटिस से पीड़ित रहती हैं और 65% से ज़्यादा में लगभग 70% वुमेन एस्थराइटिस से पीड़ित हैं। तो क्या भारत में ऐसा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जॉइंट कमज़ोर होता जाता है? ये भारत में ही नहीं, सभी जगह ऐसा ही है कि जोड़ उम्र बढ़ने के साथ में जोड़ प्रभावित होता है। क्योंकि एक वर्ड है डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। डिजेनरेशन का मतलब होता है ख़राब होना। अगर हमारा शरीर बना है तो वो ख़राब होगा। अब हमारे भारत देश में इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम लोग, ये आपका रिसर्च हो सकता है, क्योंकि हर जगह एथनिसिटी और रेसिसिटी बदल जाता है, 40-45 किलोमीटर में ही बदल जाता है। तो ये कह पाना है क्योंकि आपके पास में जो डेटा है या जो कंपैरेटिव डेटा है उनका, तो हम क्या खा रहे हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल क्या है इसका भी प्रभाव पड़ता है। कि हमको एक्सरसाइज करना है प्रॉपर, वो घर के हाउस होल्ड वर्क्स जो हैं उनको ही अपना समझ लेते हैं कि ये कसरत हो रहा है, वो हो सकता है। डाइटरी इंटेक्स का डिक्रीज़ हो सकता है कि वो प्रॉपर वे पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं और न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखती हैं, खान पान का कोई समय नहीं रहता है, वो प्रभावित करने वाले हो सकते हैं फैक्टर।
तीसरा प्रभाव सबसे बड़ा जो होता है 40 साल के बाद में या 45 साल के बाद में हर एक वुमेन मीनोपॉज की ओर जाती है और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उस दौरान होते हैं। उसकी वजह से भी उन लोगों में थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ये एक प्रभाव रहता है। हम आप ऑफिस आ जाते हैं तो हम लोग को कितना जीना चढ़ना होता है, एक बार चढ़ गए और नीचे आ गए। मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो अपने घर में भी देखता हूँ। हम लोगों के अमूमन घर में 40 से 45 सीढ़ियाँ रहती हैं, 20 तो रहती ही रहती हैं, तो एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे आना तो महिलाएं ही करती हैं शायद इस चीज़ को, क्योंकि वो घर पे रहती हैं। तो ये सब भी प्रभाव करते हैं। दूसरा, हमारा उठने बैठने का तरीका भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो सबसे मजबूत फैक्टर है कि हमको न्यूट्रिशनल इनटेक का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इवन उसमें हम भी, आप भी शामिल हैं, ठीक है, लेकिन महिलाओं में कुछ ज़्यादा होता है। दूसरा, इतने सारे मीनोपॉज के पहले की बात करें, इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं 4 से 5 दिनों में जब उनको मेंसेस आता है, तो भी वो सब भी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो ये खान पान का मतलब कैसे प्रभाव पड़ सकता है? खान पान में अब हमको कैल्शियम लेना चाहिए, प्रॉपर नहीं लेते हैं। विटामिन डी सबको मालूम है कि एक एसेंशियल विटामिन है, हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। किडनी भी प्रभावित होता है, लिवर पर प्रभावित होता है और हड्डी तो प्रभावित होती ही होती है उससे, स्किन भी इवन प्रभावित होती है। हम कितना विटामिन डी का सोर्स लेते हैं, या हम अगर उसका जो नेचुरल सोर्स है सनलाइट, उसमें कितना एक्सपोजर पे रहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। विटामिन B12 हमको सबको लेना चाहिए, हम कितना लेते हैं। प्रोटीन 2000 मिलीग्राम प्रति दिन लेना चाहिए, वो कितना लेते हैं, ये सब बातें फैक्टर करते हैं। कोई आजकल आप भी देख रहे होंगे कि ये कैल्शियम की कमी पूरी करने या विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए अलग से लोग सप्लीमेंट लेते हैं, उसके बारे में क्या? सप्लीमेंट जब भी लें एक विशेषज्ञ से राय लेकर के लें, डॉक्टर्स की राय लेकर के लें। नहीं, अब बहुत सारे लोग एज ए डाइटिशियन भी काम करते हैं, उनकी सलाह से भी ले सकते हैं। एक प्रॉपर डाइट लें, आपके शरीर को क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लें। किसी भी चीज़ की अति भी बहुत अच्छी नहीं होती है और उसका अगर कमी हो जाएगा तो भी अच्छी बात नहीं होती है। तो क्या मतलब जैसे अगर कोई कैल्शियम ले रहा है 4-5 साल से ले रहा है, और क्या फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में कोई इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह? बिल्कुल हो सकते हैं। कई बार कैल्शियम स्टोन्स बनने लग जाते हैं, कई बार जमा होने लग जाता है। तो ये मैंने कहा ना कि अगर आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या तो वो आपके शरीर में जमा होकर कोई प्रभाव डालेगा या फिर आपके शरीर से निकल जाएगा, तो आपके इकोनॉमिक व्यवस्था पे भी असर करेगा। आप अननेसेसरी उसको ले रहे हैं। मतलब लेने से पहले एक बार कंसल्ट बिल्कुल कंसल्ट, क्या आपके शरीर को ज़रूरत है या नहीं। एर्थराइटिस बहुत सुना है, तो एर्थराइटिस क्या है, थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगे? आर्थराइटिस का मतलब है, आर्थो मीन्स बोन, आइटिस मतलब है स्वेलिंग। सिंपल भाषा में है कि हड्डी के बीच में सूजन आ जाना और जोड़ में जकड़न आ जाना, लाल पड़ जाना, जाम हो जाना, दर्द होना, ये इसका प्रभाव है। अच्छा, कोई स्टार्टिंग में जैसे अगर किसी को ये महसूस हो रहा है कि हाँ उसके जोड़ों में दर्द है या किसी भी उम्र का है, तो वो मतलब क्या करे कि थोड़ा घर में ही क्या? अगर 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक दर्द होता है तो एक बार 2 से 3 दिन तक तो हॉट फर्मेंटेशन वगैरह ले सकता है, या उस जोड़ पे प्रॉपर वेट नहीं डाले, थोड़ा सा रेस्ट करें, आइसिंग करें। लेकिन अगर 3 से 4 दिनों में उसको बेहतर आराम नहीं लगता है तो विशेषज्ञ को दिखा करके सलाह ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट का काफ़ी सुना है, तो नी रिप्लेसमेंट के लिए आदमी को कब जाना चाहिए या कब प्रेफर करना चाहिए? नी रिप्लेसमेंट मेरी समझ से मैं कहूँगा ये बड़ा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक या बड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मेरे हिसाब से नहीं कराना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत है, किसी का ग्रेड 4 हो गया है या बिल्कुल भी घुटना ख़राब हो गया है, जॉइंट स्पेस नहीं बचा है, कार्टिलेज एकदम डैमेज हो गया है, तो नो डाउट बिल्कुल कराना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक आइडियल वेट होना चाहिए, आइडियल एज फैक्टर भी होना चाहिए कि रिकवरी कितना हो पाएगा। और क्यों नहीं कराना चाहिए, ये इसलिए कि बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं कि फैसिनेट होकर के कि थोड़ा भी दर्द आया सर रिप्लेसमेंट कर देते हैं या करा लेते हैं। पेशेंट्स को ही बोलूँगा, सर दर्द से थोड़ा सा उस बीमारी से लड़िए, थोड़ा सा उस बीमारी को समझिए और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करिए कि वो आगे ना बढ़ने पाए, वो वहीं पे रुक जाए। इसके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तब जा कर के कराना चाहिए, क्योंकि हमारा चाल बदल जाता है, मैकेनिकल वॉकिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक बाहर का पार्ट आपके घुटने में समायोजित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो फिर वो सेंसेशंस लगभग नहीं रह जाते हैं, क्योंकि
आर्टिफिशियल चीज़ पड़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको दर्द है, आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रहा है, तो लाइफस्टाइल प्रभावित हो रही है, तो बेशक कराना चाहिए। दर्द तो नहीं लेकर नहीं आ सकते हैं। तो क्या मसाज इन चीज़ों में मदद करता है? मसाज एक सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक है कि थोड़ा सा जो उसका सुपरफिशियल या डीप टिश्यूज़ रहते हैं वो मोबिलाइज हो सकते हैं। बहुत हद तक इसमें कारगर नहीं है, क्योंकि जो आर्थराइटिस है वो अंदर से जोड़ के अंदर से परेशानी वाली बात है। ठीक है, ऑयल मसाज वगैरह, ऑयल से मसाज करें तो सुपरफिशियली बताया हुआ है कि थोड़ा सा ट्रॉपिकल आपको उस समय रिलैक्सेशन लगेगा, लेकिन अंदर से कोई आपकी बहुत मजबूत मदद नहीं करते हैं। तो आजकल स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो क्या 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 दिक्कतें हो सकती हैं अगर स्पाइन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो सबसे कॉमन हमको सुनने में आता है कि हमें स्लिप डिस्क हो गया है। स्लिप डिस्क का सीधा एक फैक्टर रहता है कि हमारा जो स्पाइन के बीच की डिस्क रहती है वो ऐसे करके यूँ स्लिप कर गई है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा फैक्टर है कि ये स्लिप डिस्क हो गया। अब ये वर्टिब्री स्लिप कर गई है और इसके बीच में डिस्क रह गया है, वो आके नर्व को प्रेशराइज करने लगेगा। दूसरा, एक बार स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है कि यहाँ के बीच का आर्थराइटिस डेवलप कर रहा है, जॉइंट स्पेस कम हो गया है। लोसिस हो जाएगा कि स्वेलिंग भी है, कंप्रेशन भी है, ये सब परेशानियाँ हो सकती हैं। बहुत जो कॉमन फैक्टर वाली बात है कि एक बीमारी को हम लोग बोलते हैं PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो दो हड्डियाँ हैं इसके बीच में जो डिस्क है ये यूँ इसका स्पेस कम हो जाता है, तो इसके बीच की जो डिस्क है वो नर्व पर प्रेशर करते हैं। प्रोलैप्स मतलब ये प्रोलैप्स कर गई है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इन दोनों वर्टिब्रीज के बीच में जो डिस्क है इसको नर्व को प्रेशराइज करती है। इसके जो सिम्टम्स हो सकते हैं कि कमर दर्द होगा, लगातार बैठ नहीं पाएंगे। कई बार रेडिकुलोपैथी का भी पेन आ जाता है कि एक पैर पे या दोनों पैरों पे भी दर्द जाने लगता है। तो क्या स्लीपिंग पोजीशन का इन सब में कोई? स्लीपिंग पोजीशन का इसमें बहुत मेजर रोल नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा मैट्रेस जो होना चाहिए ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत हार्ड होना चाहिए, बीच का फर्म होना चाहिए, कंफर्टेबल हो, हमारी स्पाइन प्रॉपरली अलाइंड रहे, ऐसा होना चाहिए। और सबसे जो मेजर फैक्टर रहते हैं कि हम कई बार हैवी वेट उठा लेते हैं, कई बार रिपीटिटिव एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, या हमें कई बार जर्क लग जाता है, उसकी वजह से होता है। स्लीपिंग का इसमें बहुत कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये पिलो वाला मैंने सुना था कि कोई कहता है पिलो यूज़ करना चाहिए, कोई कहता है नहीं। पिलो यूज़ करने और ना यूज़ करने के बीच में है कि हमारा सर्वाइकल का जो पोजीशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा डूल करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन आना चाहिए, मतलब ऊपर उठना चाहिए हमारा। मैंने बोला कि प्रॉपरली एक अलाइनमेंट ये है। अब इस चीज़ को हमारा स्केल ना बहुत ऊपर उठना चाहिए तो यहाँ प्रेशर आएगा, ना बहुत ज़्यादा डूल कर देना चाहिए। बीच में यहाँ पे पिलो लगाएंगे, कंफर्टेबल नॉर्मल पिलो वो लगना चाहिए, प्रॉपर इसको अलाइनमेंट रखने के लिए। अच्छा, ये मतलब सर्वाइकल की जो मेन दिक्कत है ये इसी वजह से हो सकती है? हाँ, इसी वजह से होती है। हम 2 पिलो लगा के रखते हैं, मोबाइल ज़्यादा समय यूज़ करते हैं, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, या कई बार यहाँ पे भी हमें अचानक से झटका लग जाता है तो भी ये बहुत समस्या हो जाती है। फिर ये लोअर बैक की दिक्कत यंगस्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न? इसके पीछे स्पोर्ट्स बाइक भी एक रीज़न हो सकती है कि वो लोगों को झटका लग जाता है। और बच्चे आजकल जिम करते हैं तो जिम में प्रॉपर एडिक्वेट नॉलेज नहीं होने पे हम क्या वेट उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, किस टेक्निक से उठा रहे हैं, उसकी भी एक रीज़न होता है। कई बार जर्क लग जाता है, कई बार बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं बैठ कर के, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। हमें पोस्चर का कैसे बैठना है उसका बहुत सही आइडिया नहीं होता है, या हमको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। कोई खास एक्सरसाइज वगैरह अपनी मतलब लोअर बैक के लिए? अगर कोई तकलीफ़ नहीं है, नॉर्मल रहने के लिए, नॉर्मली हेल्दी स्टाइल जीने के लिए, जो भी आपको मसल मजबूत करने वाला एक्सरसाइजेज़ हैं वो आप करते रहें। अब इसके लिए सबका बॉडी अलग होता है, सबकी बॉडी के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज़ बनी है। फिर भी उस मसल को मजबूत करने के लिए बैक के पीछे एक हल्का सा छोटा सा पिलो डालकर उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उससे मसल मजबूत होगी। ना ये एक्सरसाइज ना किसी को पेन देगी ना तकलीफ़ देगी, क्योंकि स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस का जो कॉमन एक्सरसाइज है उसमें कई बार बहुत सारे लोगों को दर्द भी या तकलीफ़ भी आ जाती है। एक मेरा मतलब फ्रेंड है, वो स्पोर्ट पर्सन है, ज़्यादा एक्टिव रहता है स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उसने जब MRI वगैरह कराया तो उसको बताया गया कि उसके L3 L4 में कोई दिक्कत है,
और बल्जिंग वगैरह की कोई दिक्कत है, तो ये क्या है, थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? अभी मैंने आपको बताया कि उसको आप डिस्क बल्ज कहें, प्रोलैप्स हो जाना कहें, एक ही बात है। डिस्क बल्ज का ये मतलब है, फिर वहीं आ जाते हैं कि इसके बीच का स्पेस कम हुआ, जब इन दोनों भी, इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में डिस्क बैठी हुई है, इन दोनों भी हड्डियों के बीच का स्पेस कम होगा तो बट ऑब्वियस बात है कि ये बाहर आएगा। ये इसको प्रारंभिक अवस्था में डिस्क बल्ज ही बोलते हैं। फिर आकर के इसमें प्रेशर करने लगता है, जिसकी वजह से दर्द रहता है। दोनों तरफ दर्द हो सकता है, एक तरफ दर्द हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो एक पैर में भी दर्द आ सकता है या दोनों पैरों में भी दर्द आ सकता है। पैरों में कमज़ोरी भी हो सकती है नर्वस सिस्टम की, तो उसकी वजह से पैर में पूरा जोर भी नहीं मिलता है। ये परेशानी हो सकती है, ये परेशानी है। तो हेडेक वगैरह की कोई दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मेरा ही बताया, तो कभी कभी अचानक लेफ्ट साइड का हेड कभी कभी दर्द होता है। लेफ़्ट साइड के या एक साइड के या एक तरफ सर दर्द जो होने का कारण है उसको बेसिकली हम लोग सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं। अब उसमें सर्वाइकल स्पाइन के बीच में कहीं कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से पूरा प्रॉपर सर्कुलेशन ऊपर तक नहीं हो रहा होता है या नीचे नहीं आ रहा होता है, या मांसपेशी को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं जा रहा होता है, सिग्नल्स नहीं जा रहे होते, उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। ये बड़ा भ्रांति वाली बात है। बहुत सारे लोग आते हैं कि सर दर्द हो रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से हो रहा है लेकिन परेशानी नहीं जा रही। जब हम लोग उनको देखते हैं तो सर्वाइकल में दिक्कत मिलती है, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। इसको हम लोगों ने एक नाम दे रखा है कॉमन भाषा में, सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। बेसिकली सर्वाइकल की वजह से सर दर्द हो रहा होता है। उसको जब हम लोग सर्वाइकल को प्रॉपर्ली ट्रीट कर देते हैं, सर्वाइकल स्पाइन को कंप्रेशन वगैरह ख़त्म हो जाता है या जो भी परेशानी होती है ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये परेशानी ख़त्म हो जाती है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये केवल सिर की दिक्कत नहीं है, हेडेक बिल्कुल। स्पाइन की वजह अगर से। आपका सर, आपका सीटी स्कैन कराने के बाद में, एमआरआई कराने के बाद में, ब्रेन का न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाने के बाद में भी अगर सर दर्द नहीं जा रहा है तो एक बार अपने स्पाइन को भी चेक करा सकते हैं, किसी भी स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास में जा सकते हैं। जैसा कि मतलब आजकल जैसे पेन किलर्स वगैरह सबके पास रहती है, सब लेके ही चलते हैं, तो क्या पेन किलर्स लेना ठीक है या? पेन किलर्स बहुत फ्रिक्वेंटली और बार बार लेना उचित नहीं रहता है, लेकिन पेन किलर तब लेना ज़रूर उचित हो जाता है कि जब हमें लगातार 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन से लगातार दर्द है और हमारी जीवन की जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो रही है, तो बट ऑब्वियस बात है कि वो लेना चाहिए। क्योंकि दर्द अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अन्य परेशानियाँ भी बढ़ेंगी। तो उचित मात्रा में, जब आपको उचित अवस्था है तब ज़रूर लेना चाहिए, और वो भी परामर्श से ही लें, सलाह से लें। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा ख़राब चीज़ होती है। तो ये आपने भी देखा होगा कि लोग बोन क्रैकिंग करते हैं, जैसे कि ये उंगली वगैरह फोड़ना, ये सारी चीज़ें, तो ये इसका क्या कोई नुकसान वगैरह? कुदरत ने सब कुछ अलाइनमेंट सेट करके भेजा है। थोड़ा बड़ा डिसअलाइंड हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर एक्सरसाइज से, प्रॉपर पॉस्चरल हैबिट से अपनी जगह पे आ सकता है। लेकिन जो ये बोन सेटिंग का या क्रैकलिंग सिस्टम है, ये इसके हम लोग पक्षधर नहीं रहते हैं, क्योंकि कब इसके बगल का या आजू बाजू का कोई कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा ये हमको आइडिया नहीं होता है। हम एक केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं ऊपर से, अंदर नहीं देख रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से गलत टेक्निक है, गलत आइडिया है, इसको नहीं करना चाहिए। तो क्या एथराइटिस जैसी समस्या जड़ से ख़त्म की जा सकती है? आर्थराइटिस देखिए कई तरीके का होता है। एक जो कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये प्रायः डिजेनरेटिव सिस्टम से आता है कि डिजेनरेट हो रहा होता है वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कार्टिलेज वगैरह है। इसको भी रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो जाएं तो वापस रिवर्स करना उनको बड़ा मुनासिब नहीं है नेचुरली, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से ज़रूर आप कुछ कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल तरीके से उसमें है कि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, खा सकते हैं, तो वो जो हार्डनिंग है कार्टिलेज वगैरह की वहाँ पे, वो डिजनरेशन है वो रुकेगा, एक्सरसाइज से जॉइंट स्पेस बना रहेगा। लेकिन जो हो गया है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूँ, आप समझ गए। दूसरा गाउट आर्थराइटिस है, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो जाता है। ये एकदम ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने खान पान के आदतों में सुधार रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर यूरिक एसिड बढ़ने लगा बॉडी पे तो उसका हैबिट रहता है, बार बार बढ़ता रहता है। उसको चेक कराएं और रेगुलेट करते रहें। दूसरा जो सबसे खतरनाक वाला आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसको बोलते हैं, जिसमें कई सारे जोड़ या शरीर के सभी जोड़ प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रभावित हो जाता है। आगे चल करके एडवांस फेज में ये हमारे इम्यून सिस्टम में प्रहार हो जाता है।
मतलब इम्यून सिस्टम हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है शरीर का, वो ही हमारे थोड़ा सा खिलाफ काम करने लगता है। तो फिर इसको थोड़ा सा मैनेज करना कठिन होता है, लेकिन मैनेजेबल है। आज की डेट में बहुत सारे एंटीरोमेट्रिक ड्रग्स नए आ गए हैं, पहले भी थे, अभी नए भी आ गए हैं। बिल्कुल इसकी रोकथाम संभव है, आगे नहीं बढ़ेगा, इससे जो होने वाली डिफॉर्मिटीज़ हैं वो नहीं होंगी, लेकिन इसको रिवर्स कर पाना ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होगी। ये नहीं कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शरीर में आपके रहता है। जैसे एक बार डायबिटीज़ आपको हो गई तो रहेगा, आप उसको कंट्रोल में रखेंगे अच्छी बात रहेगी, लेकिन ये रहेगा। तो कोई ऐसा भी बोन डिजीज़ है क्या जो कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है या बहुत ही फैटल है, बहुत ही? बहुत सारी बोन डिजीज़ेज़ हैं, जैसे अब बोन टीबी हो जाए तो वो भी थोड़ा सा मैनेज करने में उसको थोड़ा सा मैराथन करना पड़ता है। अगर किसी को बोन कैंसर हो जाए तो वो भी थोड़ा सा मैराथनिक होता है, भारी पड़ता है। इलाज आज की डेट में एडवांस, इतना साइंस इतना एडवांस हो चुकी है, मेडिकल साइंस, कि लगभग सभी चीज़ों का संभव है, लेकिन एक उचित समय पर और उचित समय तक। जैसे कि आप तो यहाँ पे बिना सर्जरी के इलाज करते हैं, बिल्कुल। तो किसी को सर्जरी क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्या मतलब नुकसान है सर्जरी करवाने? इसलिए हम लोग स्पाइन की सर्जरीज अवॉइड करने पे काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत एडवांस पूरे उत्तर भारत की पहली मशीन लगा रखी है, रोबोटिक AI बेस्ड स्पाइनल डिकम्प्रेशन सिस्टम। अब नर्व दबेगा अगर स्पाइन का तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो सर्जिकली वो डिकम्प्रेस होगा, सर्जरी करके नर्व से प्रेशर हटेगा, उसका कोई एक्सरसाइज कोई दवा नहीं बना है। सीधा फैक्टर ये फंडा ये है कि अगर हड्डी टूट गई, एक ऊपर एक चढ़ गई, तो उसको खींच के अपनी जगह रीएस्टैब्लिश करना पड़ता है फ्रैक्चर में, और उसके बाद प्लास्टर कर देना होता है। अगर दवा में ये ताकत हो कि हड्डी अपनी जगह सेट हो जाएगी, तो फिर प्लास्टर की या सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे ही स्पाइन के बीच में जो वर्टेब्री के बीच में डिस्क बैठी है, वो आपस में उसका स्पेस कम हो गया, तो कौन सी दवा बनी है कि उसको अपनी जगह रिवर्स कर देगी? ये कहना बेईमानी वाला बात होता है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइजेस से हो जाता है, एक्सरसाइजेस से एक हद तक होता है, ठीक है। अब वो उसकी कंडीशन के ऊपर, स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबके साथ में नहीं होता है। अब सबके साथ में करने के लिए हम लोगों ने इसीलिए स्पाइनल डिकम्प्रेशन सिस्टम लगा रखा है। सर्जन्स जो हैं वो सर्जरी के द्वारा उसको डिकम्प्रेस करते हैं, हम लोग मैकेनिकली मशीन पे डाल करके पेशेंट को धीरे धीरे वर्टिब्रेस को अपनी जगह रिस्टैब्लिश करते हैं, और इसी बेस पे काम कर रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्पाइन का या कहीं की भी सर्जरी के कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, हो सकते हैं आगे चल करके। जहाँ तक हो सर्जरी को अवॉइड करें। बाकी जब सर्जरी की आवश्यकता है तो फिर वो तो करानी ही पड़ेगी, है ना। किसी का नर्व भी पूरा डैमेज हो गया है, PNS डैमेज हो गया है, तो कराना पड़ेगा, कराना चाहिए। लेकिन साधारणतः है कि थोड़ा सा ही स्लिप डिस्क हुआ है, थोड़ा सा ही डिस्क बाहर आई है, हल्का सा नर्व कंप्रेस हुआ है, और लोग सर्जरी करा के बैठ जाते हैं। आते हैं हमारे पास वापस सर्जरी कराने के बाद में भी 4-4, 5-5 साल बाद आते हैं। और एक बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि डीजनरेशन होता है सबकी बॉडी का, वहाँ पे भी डीजनरेटिव सिस्टम होता है वर्टिब्रेस के भी बीच में। तो जब वो होगा तब तो फिर परेशानी वापस आएगी ही आएगी। इसलिए जितना हो सके कंजर्वेटिवली ठीक करें, किसी चीज़ को रोकें। नहीं होगा तो फिर सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन है। हम लोग किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हैं, और ना होना चाहिए हर चीज़ का, लेकिन सर्जरी को जहाँ तक हो अपना उसको अवॉइड करना चाहिए, वो भी स्पाइन की सर्जरी। मतलब सर्जरी तो है ही, वो तो कभी भी करवा सकते हैं। तो जैसा कि अभी टेक्नोलॉजीज वगैरह काफ़ी एडवांस हो गई हैं, रोबोटिक सर्जरी और भी नई नई मशीनें आ रही हैं, तो आप इंडिया के अपने फतेहपुर जैसे छोटे शहर में आने वाले कुछ सालों में ऑर्थोपेडिक्स का फ्यूचर कैसे देखते हैं? आज से 2-4-5 साल पहले केवल 1-2 ऑर्थोपेडिशियंस होते थे, फिर 4-5 हो गए, फिर 5-7 हो गए, अभी बहुत सारे लोग हैं। तो अब जितने लोग आ रहे हैं उतना काम सबके पास में हो रहा है, और लोग अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में और अच्छी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि कोई रिप्लेसमेंट भी करेगा, लिगामेंट की भी सूचरिंग करेगा, लिगामेंट को भी रिकॉन्स्ट्रक्शन करेगा। तो आगे आने वाले समय में बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि पीछे से चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और भी आगे अच्छी होंगी। सर, जो ऑफिस में लंबे समय तक बैठ के जो काम करते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने आप? मैं हमेशा कहता हूँ कि 20 से 25 मिनट
अगर हो गया है नॉर्मल पर्सन को भी आधे घंटे अगर हो गया 45 मिनट तो उस सीट को छोड़ दो, भले ही 1 मिनट के लिए उसी जगह पे खड़े हो जाओ, तो आपकी जो मसल पे प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रहा है, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स हो जाएगा तो फिर वहाँ पे आगे के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उन पे प्रेशर कम पड़ेगा, तो आगे जो भी परेशानी होने वाली होगी वो कम पड़ेगी। दूसरा, स्पाइन को हमेशा सीधे करके बैठें। थोड़ी भी परेशानी अगर है तो बैक सपोर्ट लेकर के बैठें। ज़्यादा कुछ परेशान करता है तो 10 से 15-20 मिनट बाद अपना पोजीशन बदले, 1 मिनट का वॉक करके फिर आकर के बैठें, तो पूरा प्रॉपर मसल हिल डुल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो इससे आगे जो समस्याएं आने वाली हैं वो कम आएगी। आजकल यंगस्टर जिम वगैरह भूल जाते हैं खुद को फिट रखने के लिए, तो आप उन्हें क्या प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए ताकि वो इंजरी से बच सकें? इंजरी से बचने के लिए प्रॉपर ट्रेंड जो वहाँ पे ट्रेनर होते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, उनके अंडर ही एक्सरसाइज करें। इवन बिगिनर्स को तो ज़रूर करना चाहिए। तुरंत ही जिम में जाकर के हैवी वेट एक्सरसाइजेज नहीं करना चाहिए, पहले लाइट वेट एक्सरसाइजेज करें। जब आपका मसल मजबूत हो जाए, ट्रेन हो जाए, उसका अभ्यस्त हो जाए, अभ्यास में आ जाए, तब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर तब आप पीटी को छोड़ सकते हैं, मतलब पर्सनल ट्रेनर जो होता है उसको छोड़ सकते हैं। तब आपको एक आइडिया हो सकेगा, आपका शरीर भी आपको बताएगा कि हमको ये परेशानी है, इससे करने से ये परेशानी है, इसको करने से ये नहीं परेशानी है। ये डॉक्टर बनने के बाद आपके जीवन में क्या सबसे बड़ा चेंज बनता है? डॉक्टर बनने के बाद में जीवन में ऐसे तो देखेंगे कोई चेंज नहीं है। थोड़ा बड़ा सब लोग ऐसा कहते हैं कि अपनी चीज़ों के लिए पर्सनली समय नहीं रह सकता है। जैसे आज की ही बात है कि 8:55 हुआ था, 9 बजे मेरा आने का समय है, और एक माता जी आके बाहर बैठी तो उन्होंने फ़ोन किया कि आज नहीं खुलेगा क्या। तो अब सोचिए कि भाग कर के आना पड़ा कि नहीं खुलेगा, क्यों नहीं आ रहे हैं। एक यही हो सकता है कि पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा समय नहीं रहता है, लेकिन समय आप निकालेंगे तो रहेगा। ऐसा सच कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जिम्मेदारी समाज के प्रति बहुत बढ़ जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि आप दूसरों के प्रति सोचते बहुत हैं, तो ये सोचना मुनासिब हो ही जाता है। अगर नहीं सोचेंगे तो आप उनको बेहतर नहीं कर सकते हैं। हर समय यही बात जहन में रहती है कि और क्या बेहतर हो सकता है, इस पेशेंट के साथ में, इस मरीज़ के साथ में ये क्या हुआ और हुआ तो क्यों हुआ, यही हो सकता है। बाकी तो कोई पर्सनल जीवन में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है और ना ही आता है। ये सब कहने वाली बातें हैं। आप जिस काम में हो उस काम को ज़बरदस्त ढंग से एंजॉय करो। जो भी ना एंजॉय कर पा रहा है उसको एक एडवाइस देता हूँ। सचिन तेंदुलकर साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है, मैं 7 से 8 बार पढ़ चुका हूँ। उस व्यक्ति ने अपने काम को हर पल हर समय एंजॉय किया। इवन नींद में भी था तो वो भी एंजॉय किया। काम, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास में काम नहीं होता, जिनके पास में काम होता है, काम बहुत है, तो काम कभी आपके पास भी नहीं रहा होगा। मेरे जीवन में ऐसा कोई ऐसा प्रभाव नहीं आया। हाँ, थोड़ा बड़ा फंक्शंस में ना जा पाना, लोगों से ना मिल पाना, ये सब बातें तो मैं कहता हूँ जिसको मिलना हो भाई मेरे पास आ जाओ, आओगे तो चाय पिलाऊंगा। तो ये ही प्रभाव हो सकता है, बाकी ऐसा कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। हाँ, डेडिकेशन ज़रूर बढ़ जाता है। एक मेरे अंदर जो प्रभाव हो सकता है वो आया हो कि एक ही दिशा और दशा पे सोच पा रहा हूँ कि ये क्लिनिक कैसे आगे जाए, ये लोगों को सुविधाएं कैसे आगे मिले। तो कुछ पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं मेरे पीछे रह गई हो, या मैं उन पर ध्यान ना दे पा रहा हूँ। यही एक प्रभाव होगा, और वो बहुत बड़ा प्रभाव भी है, छोटा नहीं है। जो चीज़ पे है वो उसके लोग, अगर वो दूसरों के साथ में हो तो लोग शायद बड़ा कुंठित हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं लागू है। आई एम हैप्पी विद माई वर्क। सर, जो स्टूडेंट अगर फ्यूचर में ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसे आप इस फील्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे, अर्निंग पोटेंशियल वगैरह के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पहले तो देखिए, ये पहले जाएं, पढ़ाई करें, यूजी कंप्लीट करें, फिर पीजी में आएंगे। और ये कोई बताने की बात नहीं होती है, जब लोग पढ़ के करके आते हैं, ये सफ़ेद कोट का नशा ही ऐसा है, या ये फील्ड ही ऐसा है कि अगर एक्चुअल ईमानदारी से आप यहाँ पर हैं तो ये ही आपको तपा करके कुंदन बना देता है। ठीक है, तो इसमें कुछ किसी को बता पाना, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग होता है। हाँ, कहूँगा ये ज़रूर कि इसको सेवा का क्षेत्र मान करके आए, सेवा करें। ये कॉमर्शियल फील्ड नहीं है, और आते ही आपको तुरंत गेन नहीं मिलेगा,
पेन मिलेगा। और पहले आप खुद का पेन बर्दाश्त करना सीखेंगे तब दूसरों का पेन ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि आपने बेल्जियम से पढ़ाई की है, तो आपके हिसाब से क्या अलग चीज़ें या नई चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे इंडियन बेल्जियम में जो कोर्स किया है वहाँ पे डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक मेडिसिन का कोर्स किया है। वहाँ पे एक शहर है दिनहम, वहाँ पे इसका पूरा रिसर्च सेंटर है। वो लोग बेसिकली एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे चोट आ जाए शोल्डर पे तो हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ये सुप्रास्पाइनल टेंडनाइटिस है या सुप्रास्पाइनटस का टेंडन में इंजरी आ गई है या उसका इंजरी क्रॉनिक हो गई है या ये सब स्कैपुलरिस बर्साइटिस है या जोड़ का आर्थराइटिस है। बट वो लोग एक फिज़िकल एग्जामिनेशन को तो बात मानते ही मानते हैं, लेकिन वो लोग प्रैक्टिकली बेसिस पे उनकी गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज कर रखा है, छूट दे रखी है, लाइसेंस कर रखा है कि वो प्रॉपर एक छोटा सा जैसे हम लोगों का स्टेथोस्कोप रहता है, उनके पास में छोटा सा मोबाइल जैसा ऐसा हैंडी सोनोग्राफ रहता है, वो उनके लैपटॉप से या पीसी से अटैच रहता है। वो पर्टिकुलरली वो एक तरीके का अल्ट्रासाउंड होता है छोटा सा। तो जो भी वहाँ पे आर्थोपेडिशियंस हैं या स्पोर्ट्स इंजरी वाले डॉक्टर्स हैं, उनका वो स्टेथोस्कोप है वहाँ पे, तो उससे तुरंत एग्जामिन करके देख लेते हैं, पर्टिकुलरली वहाँ पे जा सकते हैं। तो वो लोग एविडेंस पे बेस काम ज़्यादा करते हैं। जो स्कैन कह रहा होगा उसके बिहाफ पे ही वो लोग काम करते हैं। तभी उन लोगों का मानना है कि ट्रीटमेंट तो तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्यू मिनट्स, बट डायग्नोसिस कुड बी मेड विद इन सेवरल वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स। डायग्नोसिस में वो लोग तुरंत इमीडिएट भरोसा नहीं करते हैं। कई बार मर्ज बहुत बाद में बताता है कि मैं क्या हूँ, तो वो लोग प्रॉपर फॉलोअप में प्रॉपर एविडेंस पे ऐसा भरोसा करते हैं। कुछ चीज़ें उन लोगों के पास में अल्ट्रा मॉडर्न है, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अब हम लोगों के पास में इतना पॉपुलेशन नहीं है, इतना पॉपुलेशन है कि हम लोग इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। जैसे उन लोगों को एक MRI कराना होता है तो 3 हफ्ते का वेटिंग मिलता है, हमारे यहाँ ऐसा होगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी अपनी, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन छोटा है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कम है सब। बाकी मेडिकल फील्ड ऐसा ही है सब जगह, अंदाज से चलने वाला, ऊपर वाले के रहमो करम पे चलने वाला। एक फाइनल एडवाइस जो आप सभी को देना चाहें खुद को फिट रखने के लिए या इन जैसे दर्दों से बचने के लिए? अच्छा पॉस्चर, अच्छी नींद, अच्छा खान पान और अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी। कम से कम 50 साल तक तो फिज़िकल एक्टिविटी 60 साल तक करना ही चाहिए, ठीक है। ये हमको सभी चीज़ों से दूर रखती है। किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की अति से दूर रहना है, ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाना है, ना बहुत ज़्यादा ही जिम कर देना है कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट करना है, ना बहुत ज़्यादा ही हमको न्यूट्रिशनल इंटेक पे ध्यान देना है कि यही खाना है, एक ये पागलपन नहीं लाना है। बहुत ज़्यादा हमको इसको अवॉइड करना है। यही एडवाइस। एक क्वेश्चन रहेगा कि मतलब जैसा कि आपने सुना होगा कि आजकल ज़्यादातर युवा जो है वो रात में जगने वाली प्रणाली है, सुबह देर तक। इससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, तो जो हमारा शरीर का जो फिजियोलॉजी है वो गड़बड़ कर जाता है। ये नहीं करना चाहिए। ये हम कुदरत के साथ में खेल रहे हैं, कुदरत के साथ में खेलेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आपने मुझे पॉडकास्ट में ये सबसे रूबरू होने का, लोगों को कुछ हद तक थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा कुछ अपनी जानकारी साझा करने के लिए वक्त दिया, इसलिए थैंक यू सो मच।